एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच। हम राजस्थान में हैं और राजस्थान के चुनाव में एक ऐसी शख्सियत जिनकी जितनी चर्चा उनकी अपनी पार्टी कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही चर्चा उनकी विरोधी पार्टी भी कर रही है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मंच पर। सचिन जी, आपका स्वागत है। चुनाव के बीच में आपने समय निकाला खास। जैसा मैंने कहा, आपकी चर्चा बीजेपी वाले भी खूब कर रहे हैं। अभी अर्जुन मेघवाल जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूछेगा ज़रूर सचिन पायलट जी से कि अब की बार क्या वादा किया है सचिन पायलट जी से उनकी पार्टी ने। देखिए, बीजेपी के पास क्या अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है और ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि इतना प्रमुख दल जो केंद्र में सत्ता में हो, राजस्थान में मुद्दाहीन हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली उनका जो कैंपेन है वो उठ नहीं पा रहा। और अब पहले कहा कि धनतेरस पे उठेगा, फिर दिवाली पे, फिर गोवर्धन, भाई दूज, अब सब त्यौहार चले गए और बीजेपी का मैं देख रहा हूँ कि जो कैंपेन और जो एक तरह से इलेक्शन का जो माहौल होता है वो बना नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, जहाँ तक राजस्थान के लोगों की बात है, मेरा अपना ये फीडबैक है कि ये जो 25-30 साल से रोटेशनल चल रहा है, हाँ, वो इस बार बदलेगा। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लगातार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस बार लोगों का जो मूड है, वर्कर्स में जो ताकत देख रहा हूँ मैं, और पब्लिक का परसेप्शन ये है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को लोग मौका देना चाहते हैं और ये होगा 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे। लेकिन ये क्यों, मतलब ये भी सवाल है कि ये परंपरा क्यों बदलेगी? इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो देश में बीजेपी की सरकार को अब 9.5 साल हो गए, तो जो उन्होंने कहा आमदनी के बारे में, किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में, काले धन के बारे में, महंगाई के बारे में, वो सब आंकड़े हमारे सामने हैं। अब मीडिया में क्या आता है, भाषण कौन क्या देता है, वो अलग है, लेकिन तथ्यात्मक जो वस्तुस्थिति है वो लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं अच्छी तरह से। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक वो बैकड्रॉप है। दूसरा, कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में जो विजय हासिल करी है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, और जो हमारा कैंपेन चला है, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चली, वो यात्रा भी 4000 किलोमीटर की थी। और जो हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में कैंपेन हमारा है, राजस्थान में, वो बहुत ही एक सकारात्मक और पॉजिटिव कैंपेन है। और पब्लिक ने हमारे पार्टी की नीतियों को, हमारे काम को, हमारे इतिहास को, हमारे नेतृत्व को, नीति और नियत, वो देख के मन बनाया है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को मौका देना चाहिए। हमने गारंटीज अनाउंस की हैं और लोगों को विश्वास है कि हम लोग सिर्फ बोल ही नहीं रहे, हम करेंगे भी। तो इन सारी बातों को देखकर मुझे लग रहा है कि जब आकलन करते हैं 2 प्रमुख पार्टियों में, तो कांग्रेस कहीं बेहतर निकलती है बनस्पत बीजेपी के। ये बीजेपी का आरोप भी और इसमें कुछ सच्चाई भी है कि ये 5 साल तो आपकी पार्टी की सरकार बचाने में निकल गया। काफी वक्त गहलोत साहब के सामने चुनौतियां रही हैं। ये 5 साल बीजेपी मुद्दे ढूंढती रही और ये बात सच है कि हमारी पार्टी के अंदर हम लोगों ने कुछ इश्यूज को उठाया और पब्लिक इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ वो ज़रूरी भी था। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो लीडरशिप पार्टी की है दिल्ली में, उन्होंने इन इश्यूज़ को समझा, उस पर सकारात्मक कार्रवाई करी और उसी के कारण हम लोग आज और बेहतर स्थिति में हैं। अगर बीजेपी के सारे नेता 5 साल घरों में सोए नहीं रहते और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश भी करते, तो आज उनको टोटा नहीं पड़ता मुद्दे ढूंढने का। आपसे कह रहे हैं, मुझसे पूछो भाई, आपको तो सरकार को लगातार 5 साल तक कटघरे में खड़े करने का काम दिया था ना। विपक्ष का काम क्या होता है सौरभ? मैं भी विपक्ष में रहा हूँ 5 साल, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। प्रदेश जानता है, उन 5 सालों में हम कभी घर नहीं बैठे, हमने लाठियाँ भी खाई, हम जेलों में गए, पब्लिक इश्यूज़ को उठाया, लाठीचार्ज भी हुआ, धरने भी दिए, घेराव भी किया, भूख हड़ताल भी करी। लेकिन पब्लिक के मन में जगह बनाने के लिए आप कुछ करना तो पड़ेगा। आप सोचो कि भाई 5 साल बस समय निकाल दो और अपने आप जनता वोट डाल देगी, तो पब्लिक समझदार हो गई है। और देखो, परंपराएं बदलती हैं, माहौल बदलता है और समय आ गया है कि एक बार दोबारा यहाँ पर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अच्छा, आप 2018 से पहले, आप 5 साल, आप जब अपनी पार्टी को हेड कर रहे थे राजस्थान में, आपने तो अपना काम कर दिया, आपने सरकार ला करके दे दी थी। अब इस बार हम ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी क्या आपका वैसा उपयोग कर रही है? जितना समय आपको राजस्थान में बिताना चाहिए, उससे ज़्यादा समय हम देखते हैं आप मध्य प्रदेश में बिता रहे होते हैं। मध्य प्रदेश का कैंपेन कल ख़त्म हुआ है और हम सब लोग वहाँ पर भी अपना टाइम दे रहे थे। और पार्टी जहाँ जहाँ, मुझे तो पार्टी सिक्किम में भेजती है, पौंडीचेरी भी भेजती है, जम्मू भी भेजती है, तो पार्टी का जो काम है सब मिलकर करते हैं। बल्कि यहाँ पर तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने हम जैसे सब लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है हर जगह प्रचार करने की। राजस्थान का कैंपेन 25 को वोट पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लगातार यहाँ पर। और देखिए, जो विद्यार्थी लगातार साल भर पढ़ाई करता है, उसको एग्ज़ाम के टाइम टेंशन नहीं होती।
और जो 10 महीने कुछ करता नहीं है, आखिरी का महीने जब किताब खोलते हैं तो उनको बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, क्या करें। तो हम लोगों ने लगातार मेहनत की है, सक्रिय रहे हैं, इसलिए पार्टी वेल प्लेस्ड है। हालांकि चुनाव चुनाव होता है, मुझे कभी भी, मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हमने ट्रैवल किया है, जो लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो आज मानस बना है, आज भी राहुल जी हमारे साथ दौरे पे थे, और गंगानगर जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर है, पंजाब बॉर्डर पर, वहाँ पर भी लोग इतने उत्साहित, और मैंने बहुत कैंपेन देखे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन से 10 दिन पहले जो माहौल मुझे दिख रहा है, और दूसरी बात क्या है, ये बाइपोलर स्टेट है, यहाँ दो ही पार्टियां हैं, बाकी छोटे मोटे दल और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मूलतः बीजेपी कांग्रेस का चुनाव होता है। बीजेपी का तो यहाँ टेम्पो, नेतृत्व और आपस में खींचतान, और दिल्ली के नेता के भाषण दे रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ हो नहीं रहा, ये सब पब्लिक भी इस बात का आकलन कर रही है। लेकिन लीडरशिप मैटर करती है ना, जैसे आपकी यहाँ पर भी आपकी पार्टी कहती है हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी को बीजेपी वाले उठाते हैं कि भाई इसका मतलब ही साफ है कि पार्टी में झगड़ा भी निपटा नहीं है, लीडरशिप का झगड़ा है। किस बात का झगड़ा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो भी सेंट्रल लीडरशिप तय करती है वो सबको स्वीकार्य होता है, और मैं ये बात तमाम कांग्रेस नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जो एआईसीसी का नेतृत्व तय करता है, किसको टिकट देना है, कैसे कैंपेन करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो सब लीडरशिप का काम है। हमारा काम है पब्लिक में जाना, पब्लिक का वोट लेना, सरकार का निर्माण करना। बाद में क्या जिम्मेदारी कोई किसको देता है नहीं देता, वो बाद की बातें हैं। लेकिन ये मैंने कहा ना शुरू में आपको, बीजेपी के पास अगर कोई सॉलिड मुद्दा होता है या कैंपेन का कोई आइडिया, स्ट्रैटेजी होती, तो वो लोग आपके माध्यम से मुझसे सवाल मुझसे नहीं पूछते, वो खुद ही जाके पब्लिक से बात करते। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि आपका एक समर्थक वर्ग है, वो तो देखना चाहता है ना सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ। देखिए, किस पद पे कौन कब कहाँ बैठेगा, ये सब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन आज हम उस डिबेट में पड़ जाएंगे तो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य ये है कि ये परंपरा तोड़नी है। 30 साल से लगातार राजस्थान में आप देखो, कभी सरकार रिपीट ही नहीं होती। पिछली बार हम सरकार में थे, हम 21 विधायक रह गए थे, हम 5 साल में स्ट्रगल किया, सरकार बनाई। अब इस बार हम लोग चाहते हैं कि यहाँ दोबारा हम लोग मैंडेट लें और पहले पब्लिक का मन जीतें, वोट लें, बहुमत पालें, उसके बाद देखेंगे किसको क्या करना है। और ये परंपरा, एक बार, ये परंपरा और ये ट्रेडिशन इस बार की नहीं है, सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं है। देश में कभी भी राज्य में चुनाव हुए किसी प्रांत में, हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेडिशन, कन्वेंशन और हिस्ट्री रही है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठते हैं, तय करते हैं, और जो लीडरशिप दिल्ली में है उनके निर्णय के अनुसार लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, बिल्कुल यही हुआ। एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया, राहुल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने निर्णय ले लिया। 23 में ठीक वही होगा जो 18 में हुआ था। निर्णय लेंगे विधायक और आला कमान पे छोड़ेंगे, तो जो निर्णय वो लेंगे वो सबको मान्य होगा। आप अनुशासित कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं अपनी पार्टी के, लेकिन आप उन लोगों को निराश नहीं कर रहे जो जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी को ये सोच के वोट दिया था कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता ऐसा देखेंगे। नहीं होता हमारे, उनको आज ये लगे, आज भी उनको ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा वोट किसके लिए जा रहा है पता नहीं। भाई ऐसा है, मैम हमारी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, और जो वोट मिलता है वो पार्टी को मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता। तो ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए किसी को भी कि वोट सिर्फ मेरी जेब में ही है। वोट पार्टी को मिलता है, पार्टी की आइडियोलॉजी को मिलता है, और इसीलिए जो हमारे को पहले वोट मिला था, मैं समझता हूँ इस बार हमको उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। आप इतने हम्बल शब्द बोल रहे हैं, गहलोत साहब ने तो कहा कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी इसलिए चाहिए कि जिस दल ने हमको इस लायक बनाया है उस दल की विचारधारा को हम और प्रचलित कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हम जनसेवा का जो हमने प्रण लिया है उसको पूरा कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हमें मौका मिले कि हम सत्ता में आके जनसेवा कर सकें। मुझे लगता नहीं कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्सी चाहिए होगी। तो मुझे लगता है उन्होंने इस संदर्भ में कहा होगा कि पार्टी को अपना एजेंडा लागू करने के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी को और वाइड स्प्रेड बनाने के लिए हम लोगों को सत्ता चाहिए। ये उनका मुझे लगता है इंटेंशन होगी कहने का। नहीं, वो बड़े कैटेगोरिकल थे कि उन्हें ही नहीं छोड़ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी को, भाई उनको नहीं छोड़ रही है कुर्सी। तो वो भी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री है ना। तो कांग्रेस पार्टी को पद है, कांग्रेस पार्टी की गद्दी है। आज मैं अगर किसी पद पे हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी के पद पर हूँ। मेरा व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है। जितनी बार भी मैं मंत्री बना, सांसद बना, अध्यक्ष बना, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पार्टी ने बनाया, और पार्टी की कुर्सी है, पार्टी का ही कार्यकर्ता है, पार्टी का निर्णय है। इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। आपके जो भी इश्यूज रहे,
अपनी पार्टी से, राजस्थान की आपकी पार्टी की सरकार से पिछले 5 साल में 2020 से जो चला, वो आपको लगता है उन सब का जवाब मिला आपको? देखिए, एक समय ऐसा आया था जब हमारी सरकार में कोई दलित मंत्री नहीं था 1.5 साल तक। आज हमारी सरकार में 4 दलित मंत्री हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने मेरे साथ, हम सब के साथ मिलकर संघर्ष किया 5 साल। आप कल्पना कीजिए, बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, मोदी जी को बहुमत मिला। बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, 163 विधायक 200 में से, इतना प्रचंड बहुमत लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजस्थान और दिल्ली में थी। उस समय जिन वर्कर्स ने खून पसीना बहाकर पार्टी को जिंदा रखा और एक एक बूथ पर लड़ाई कर कर हमारा आंकड़ा 21 से हम 5 गुना हो गए। तो जो वो चुनौतीपूर्ण समय था, जब लोग कहते थे कि अब दशकों तक कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, तो उन लोगों ने जिन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित किया, उनका मान सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं चाहता था कि जैसे हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को पद नहीं मिल सकता, लेकिन हर कार्यकर्ता को आप पीठ थपथपा सकते हैं, उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको लगे कि सरकार में हमारी भी कुछ उसको सुन रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि हाल ही में बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसे पद भी दिए, उनका मान सम्मान भी दिया, जिले में, प्रदेश में। उनको लगना चाहिए कि भाई हमारी भी सरकार है। अगर मुझे मेरे गली मोहल्ले, गांव पंचायत, ढाणी में कोई विकास का काम है या कोई पब्लिक का काम है, वो मैं करा सकता हूँ। तो वो एम्पावरमेंट जो है वर्कर को देना, वो बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी है कि इन सब इशूज़ पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और सरकार ने पिछले कुछ महीनों के अंदर लगातार ऐसे बहुत से काम किए जिससे वर्कर्स को कॉन्फिडेंस मिला है। लेकिन इस सब के लिए सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। देखिए, ये कुर्सी कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या पब्लिक के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना पाए हैं, अपने कामों से, अपने स्टेटमेंट से, अपनी मेहनत से। और अगर आप एक अमिट छाप छोड़ते हैं पब्लिक के जहन में, सबसे बड़ा तो वो पद है। वो किसी कुर्सी से, कुर्सी तो बहुतों के पास होती है, कुर्सी तो कितने देश में मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रह गए, कौन किसको याद करता है। लेकिन पब्लिक में जो अपनी एक जगह बनाते हैं लोग, कार्यकर्ता, उन नेताओं को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एक अच्छा मनुष्य बने, एक अच्छा पॉलिटिकल कार्यकर्ता बने और पब्लिक की आवाज़ उठाने वाले बने। वो मैं समझता हूँ बहुत एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं। नहीं, वो लेकिन वो गहलोत साहब, उन्होंने जो शब्द आपके लिए बोले थे पब्लिक रिकॉर्ड में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप दोहरा सकते हो, कोई मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई, उन्होंने कहा नकारा है, निकम्मा है, काम नहीं करता। आज उनको फोटो पोस्ट करके कहना पड़ रहा है हम साथ साथ हैं। भाई मैं तो, चुनाव आया तो उनको जरूरत महसूस हुई। देखिए, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। सही बात। और मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो चीज़ें मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता हूँ, वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूँगा, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो। और मैंने अपनी राजनीति में अगर किसी की आलोचना की है, किसी का विरोध किया है, तो डट के किया है और लगातार किया है। लेकिन मैंने हमेशा सीमाओं को लांघा नहीं है। और मैंने हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में जो एक डिसेंसी होती है, शब्दावली का प्रयोग होता है, वो बहुत चिन्हित कर कर किया है। क्योंकि बहुत से लोग टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, नौजवान पीढ़ी है, 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनको हम क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो बड़ा केयरफुली करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बड़ा आसान है, आप कुछ कहें मैं कुछ कहूँ। लेकिन मुझे तो 6-8 महीने पहले खड़गे साहब और राहुल जी ने बोला कि माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। और आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, देश में एक बेहतर विकल्प हम तैयार कर सकें। और कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम ही लोगों की है। और दूसरा, जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब तो हमें अगली चुनौती का सामना करना है, पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव जिताना है, ताकि 24 के चुनाव में हमारी इंडिया अलायंस लोकसभा का चुनाव जीत सके। नहीं, लेकिन माफ करना इतना आसान भी नहीं होता ऐसे शब्दों को। नहीं, मैं देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, जो किसने क्या कहा नहीं कहा, उस पर हम दोबारा पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें कोई किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहा, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेरे संस्कार भी ऐसे हैं, मेरा पारिवारिक जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरे पिता फौज में भी रहे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो हम लोगों ने संस्कार ग्रहण किए हैं वो इस प्रकार के हैं कि भाई हम, बड़ा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका आदर करना है। उम्र में जो बड़े होते हैं, इस देश में संस्कृति हमारी ऐसी है हमेशा। और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा मेरे से उम्र में जो बड़ा है उसका मैंने मान सम्मान और हमेशा रिस्पेक्ट दी है, और मैं वो कंटिन्यू करूँगा चाहे कुछ हो जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेलीविज़न बोल रहा हूँ,
ये मेरा एक काम करने का तरीका, मेरे एक वैल्यू सिस्टम और मेरी एक पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द रहती है। नहीं, मैं आपकी इस साफगोई के लिए तारीफ करता हूँ कि आपने मुझसे कहा कि उन शब्दों को आप दोहराना चाहें तो दोहराएं, मुझे कोई क्योंकि आप ऐसा हाँ, डर डर के क्योंकि पूछ रहे थे। मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए भाई कि भाई ये शब्द मैं ऐसा दोहरा है, रहा हूँ। राजनीति में बुरा किस बात का लगता है? हम तो काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अच्छा बुरा जज जनता करती है, और जो बटन दबता है ना, वही पब्लिक का जजमेंट है। किसी के कहने सुनने से एंकर, टीवी, नेता, कार्यकर्ता, क्या राजनीति में हम पब्लिक जो राय जीते हैं, हमारे बारे में लोग 100 बातें बोलते हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, वो सब सुनते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो जवाबदेही पब्लिक के प्रति होनी चाहिए, जनता अगर आपको पसंद कर रही है, जनता आपका बटन दबा रही है, आपको मान सम्मान दे रही है, और आप उसकी आंख में आंख डालकर आप उसका संवाद करके उसके लिए काम कर सकते हो, तो फिर बाकी सब इरेलीवेंट। नहीं, ये बात मैंने इसलिए उठाई आपसे कि नेता हम लोग देखते हैं, खासकर चुनाव के वक्त सब जानते हैं कि इस नेता की इस नेता से नहीं बनती, फिर वो आएंगे लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। आपने साफ साफ कहा मुझसे मेरी पार्टी ने कहा माफ कर दो, जो हुआ उसको लेकर के काम करो पार्टी को जिताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये दिखाया जाए कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा नहीं, है। नहीं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे जहां पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हुई थी, और जैसा मैंने कहा, अध्यक्ष जी हमारे खड़गे साहब बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, और उन्होंने, राहुल जी ने मुझे कहा और हम सबको कहा कि भाई अब जो टाइम निकल चुका उस पर हम संवाद करें, विवाद करें, डिबेट करते हैं, कुछ निकल के आने वाला नहीं है। हमें चैलेंज इमीडिएटली हमारा लोक विधानसभा के चुनाव है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति, एक इंसान पूरे चुनाव, पूरे प्रदेश में किसी को जिता हरा नहीं सकता। और मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, हम सबको साथ लेकर चले तब जीते थे। आज सरकार हमारी है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी जीतेंगे। गहलोत साहब ने कभी खेद व्यक्त किया अपने शब्दों पर आपसे? उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने उनको क्या कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं उम्मीद कर रहा था इस जवाब की, फिर भी मैंने प्रयत्न किया। चलिए, अब अभी जैसे दूसरा, आपने मैं आपको, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई अनबन नहीं है और ना होनी भी चाहिए। राजनीति में जो इश्यूज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पे आपकी असहमति हो सकती है, और अगर असहमति है भी तो किसी के खिलाफ या किसी के बारे में मन में नकारात्मक सोच रखना या नेगेटिव रखना या मन में कुछ रखना, इससे कोई फायदा नहीं होता। राजनीति व्यक्तिगत नहीं होती, सैद्धांतिक और मुद्दों की होती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत ना झगड़ा किसी से था, ना है, ना कभी होगा। एक सवाल इसी विषय पर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको लगता है कि आपने 2020 में अपने आपके साथी विधायक मानेसर आए थे, आपका जो भी विषय रहा हो, क्या आप वो जो आपने कदम उठाया वो बगावत थी, और क्या वो कदम ठीक था? उस टाइम क्या परिस्थितियां थी उसका पूरा संज्ञान आपको होगा नहीं, और मैं इस समय बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई थी उस समय, अगर और कोई विकल्प होता तो निश्चित रूप से मैं तो तलाशता। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो परिस्थितियां थीं उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होगी नहीं, मैं देना नहीं चाहता हूं। इसलिए उस चैप्टर को हम क्लोज करें, क्योंकि उसके बाद भी हम जो अपनी बात लेकर दिल्ली में गए थे, तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। उस टाइम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्य कमेटी बनाई थी। उस 3 सदस्य कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस करी सरकार को, उस पर कार्रवाई हुई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, चेयरमैन बोर्ड कॉर्पोरेशन में नियुक्तियां हुई, कुछ हम लोगों ने कोर्स करेक्शंस के इश्यूज बताए थे उस समय, उस पर पार्टी ने कार्रवाई करी, और स्वर्गीय अहमद पटेल जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी उस कमेटी के सदस्य थे। तो जब, अगर मैं जो कह रहा था, हम लोग कुछ कह रहे थे, अगर वो उसमें कुछ दम नहीं होता तो पार्टी कमेटी बनाती क्या, और कमेटी बना के लागू करती क्या? उसका लाभ पार्टी को मिला ना अल्टीमेटली। आज चुनाव जा रहे हैं, आज हम मजबूत क्यों हैं? 25 साल में हर बार हम चुनाव सरकार बनाने के बाद हारते हैं, आज हम कह रहे हैं जीत रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कुछ तो हम लोगों ने कोर्स करेक्शन किया, कुछ तब्दीली लेकर आए, कुछ काम करने के तरीके में, कुछ आउटलुक में, आउटरीच में, तो आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि हम सरकार बना सकते हैं, बनाएंगे दोबारा। मेरी पार्टी तो आपकी सस्ते में छूट गई थी, उनको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, फिर वहां केवल एक कमेटी बनानी पड़ी। पार्टी से कोई मोल भाव नहीं करता है, जो पार्टी को लगता है कि इंटरेस्ट में है संगठन के, उस काम को करते हैं। हो सकता है किसी की राय कुछ और हो, किसी की कुछ और हो, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय लीडरशिप करती है वो सबको स्वीकार्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे बटन दबाने वाली बात, उन्होंने कहा सजा देना आप लोग इस बार, और सजा दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को, ऐसे बटन दबाना जैसे फांसी दे रहे हो। देखिए, बटन दबाना तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में एक उत्सव होता है, तो बटन तो मैं समझता हूं हमें उल्टा बोलना चाहिए कि बटन दबना चाहिए शाबाशी का, बटन दबना चाहिए
प्रोत्साहन का, बटन दबाना चाहिए स्वीकृति का। ये नेगेटिव मारना, लटकाना, फांसी देना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बटन दबना चाहिए, एक उम्मीद जगनी चाहिए, एक आशावान व्यक्ति को होना चाहिए, देश में समाज में एक फ्यूचर हमारा कैसे बेहतर हो। और हम लोग हमेशा अगर सकारात्मक चॉइस रखेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहता है। हम नकारात्मक रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे, मन में आक्रोश रखेंगे और वो मानसिकता के साथ अगर कुछ काम करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब मोदी जी क्यों कहें कि वो गहलोत जी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए आप वो सकारात्मकता दिखाएं या जनता सकारात्मकता दिखाए, ये मोदी जी क्यों कहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सकारात्मकता मैं तो कह रहा हूँ वोट डालने जो जाए उसको हाँ। भाई अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति पसंद है, तो आप डालो कि भाई ये व्यक्ति सचिन पायलट से बेहतर उम्मीदवार है, ठीक है, देनी है, इसको खत्म करना है, इसको मारना है, बात तो वही है ना, बटन तो वही दबा रहे हैं आप। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एक आशावान रखेंगे, एक अच्छे मन से वोट डालेंगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। जितनी नफरत और नेगेटिविटी कम होगी समाज में उतना बेहतर रहता है। नहीं, सचिन पायलट से उनको कोई नफरत नहीं है, मुझे लगता है आपके खिलाफ तो कभी नहीं बोलते बीजेपी वाले। किनको? आपके खिलाफ बीजेपी वाले कभी नहीं बोलते। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो वो छोड़ने वाले हैं क्या? लेकिन मैंने आज तक मौका नहीं दिया करने का। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, सबके सामने करता हूँ और मैं पब्लिक की बात करता हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कल कि वो मेरी आलोचना करें तो करेंगे। चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, आप जाके सुनो मेरे क्षेत्र में क्या क्या भाषण दे रहे हैं मेरे बारे में वो। लेकिन चुनाव है, बोलें, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप टोंक में मैंने देखा आपकी एक सभा के लिए आपके समर्थक बुलडोजर लेकर के खड़े थे। तो आपकी सभा होने वाली थी, उससे पहले आपके स्वागत के लिए बुलडोजर सड़क पर लगा रखे थे। तो कोई आपकी भी कुछ ऐसा है, वो हाँ। बुलडोजर नहीं है, वो जेसीबी होती है। जेसीबी बुलडोजर आओ, आजकल सारी ऐसी मशीनें बुलडोजर ही कहलाती हैं। वो एक भाई ये प्रचलन चल गया है राजस्थान हाँ। में कई जगहों पे कि कुछ लड़के जेसीबी पे बैठ जाते हैं, फिर फूल वूल बरसाते हैं उसमें। ये रिसेंट फिनोमेना है, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ नहीं, कई जगह होता है, ऐसा नहीं है राजस्थान में, मेरे जिले में हर जगह ऐसा हो रहा है। बीजेपी को बड़ी उम्मीदें, मैं क्योंकि टोंक की बात करने जा रहा था, उस पूरे एरिया के अंदर बीजेपी को लगता है खास करके गुर्जर मतदाताओं के अंदर एक नाराजगी है और वो इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। जो चर्चा हमने पीछे भी की कि शायद वो मतदाता वर्ग निराश है कि सचिन पायलट को वो मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं दी उनकी पार्टी ने जो मिलनी चाहिए थी। उनको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। रमेश बिधूड़ी खास तौर पर टोंक में उनको लगाया गया है कि उस सेगमेंट के बीच में काम करें, गुर्जर मतदाताओं के बीच में काम करें। क्या कहेंगे इस पर? बड़ी अजीब बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी केंद्र में इतनी ताकत में बैठी है और वो आस लगाए बैठेंगे कौन किससे नाराज होएगा, हमको वोट मिल जाएगी। भाई ये नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कह रहे वो उससे नाराज हो जाएगा तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कितनी सीमित उनकी उम्मीदें हैं और कितना लिमिटेड उनका कैंपेन है। और फिर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव कैंपेन। भाई आप अपना एजेंडा बताओ ना, आप बताओ मैं बीजेपी हूँ, मैं राजस्थान में फला 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 चीज़ करूँगा। आज उन्होंने कुछ घोषणाएं करी है, आप सकारात्मक एजेंडा, ब्लूप्रिंट दो, रोड मैप दो, राजस्थान में हम ये करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे, मैं मान सकता हूँ। वो फलाना उससे नाराज़ होगा तो मुझे वोट पड़ जाएगा, ये समझ लीजिए कि कितने बैकफुट पर है। बहरहाल पद पोस्ट एक होता है, किसको कब मिलेगा नहीं मिलेगा निर्णय पार्टी का है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से खराब होगा, बल्कि बेहतर होगा। और जो उम्मीदें बीजेपी लगा के बैठी है वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी नहीं। आपने बार बार अभी कहा चर्चा में कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए या कैंपेन पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आपके विरोधी की भी बातें कर रहे हो। गहलोत साहब ने कहा मोदी जी की सोच गंदी है, फासिस्ट है। तो ये तो पॉजिटिव अप्रोच नहीं है किसी के लिए बात कहना। देखिए, आइडियोलॉजी के बारे में और विचारधारा के बारे में अपनी राय हो सकती है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ हर एक के लागू होता है सौरभ जी कि शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। अगर आलोचना भी हमें करनी है, किसी की बुराई भी करनी है, किसी को आईना भी दिखाना है, तो 100 तरीके करने के। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब पे लागू होता है। ये दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे पॉलिटिकल जो हमारा एक क्लास है, लोगों के अंदर मन में वो हमें पैदा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। पॉलिटिशियंस को लोग आज वो नज़र जो 40 साल पहले लोग देखते थे पॉलिटिशियंस को, आज नहीं देखते हैं। उसके जिम्मेदार हम खुद ही तो हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सब के लिए लागू होता है कि अच्छा, अगर आपको आलोचना करनी है या आपको क्रिटिसाइज भी करना है तो संयमित और प्रहार करने चाहिए, तीव्र प्रहार करने चाहिए, लेकिन शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सब्जेक्ट पर। इसीलिए मोदी जी ने कह दिया राहुल गांधी जी के लिए मूर्खों का सरदार, उस बयान की बहुत चर्चा हुई। बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। किसी जिम्मेदार विपक्ष के नेता के बारे में अगर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे तो फिर क्या उम्मीद करनी चाहिए कि फिर वो भी ऐसा बोलेंगे? फिर अंत कहाँ होगा? आप बोलो, मैं बोलूँ, फिर इसमें लग जाएंगे। फिर हम कैसे बात करेंगे टमाटर
प्याज, साग, सब्जी, तेल, पानी की महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, नौकरी की। तो वो चाहते ही नहीं ना। चक्कर तो ये है, कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता कि सिलेंडर गैस का 1100 रुपये का क्यों बिक रहा है और चुनाव से पहले आपने क्यों घोषणा करी। आप 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज खाना दे रहे हो, वो रेवड़ी नहीं है। हम किसी बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं तो वो रेवड़ी है। तो इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए ना, डिबेट इस बात पे होनी चाहिए ना कि मैंने इसको फलाना शब्द बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, फिर मैं बेचारा बन गया, मेरे को गाली दे दी। ये तो इतने बड़े लोकतंत्र में ये डिबेट के इश्यूज नहीं होने चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो गारंटी वाली बातें हैं और अभी 500 रुपए सिलेंडर, ये सब आप लोगों ने भी तो चुनाव के लिए शुरू किया ना। आपका नहीं, कार्ड हमारा कर्नाटक में चला। 18 का जो घोषणा पत्र था उसमें सोशल वेलफेयर को लेके, चिकित्सा, हेल्थ केयर, हमारी जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, हमारी छात्रवृत्ति है, बहुत पुरानी है। अधिकांश स्कीम्स को हमने पहले लागू किया। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो हमने साल भर पहले शुरू की और अब हमने कुछ गारंटीज भविष्य के लिए दी हैं। तो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है ना। हमने जो अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे हम क्या करेंगे उसका रोड मैप तैयार किया है हम लोगों ने। नहीं, लेकिन आप जिस विचारधारा के हैं या किस आप तो केंद्र में मंत्री भी रहे, तो आपकी जो इकोनॉमिक सेंस कहती है ये रेवड़ी, या मैं उसकी बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या ये ठीक है देश के लिए फ्री बीज वाली राजनीति? अब फ्री भी क्या है? अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग है, उसको 1000-1200 पेंशन महीने की कोई देता है। आपको मालूम अमेरिका में कितनी पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन? यूरोप में कितनी मिलती है? हमारे वो आजकल फैमिलीज अलग अलग रह रही हैं। कोई बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे हैं 80-85 साल के, उनके बच्चे पोते साथ में नहीं रह रहे हैं। वो क्यों टकटके लगाए देखते रहे कि कब मेरा पोता नाती मेरे पास आके मुझे दे के जाएगा। उसकी जेब में अगर 1200 रुपये में डाल देते हैं तो क्या पहाड़ टूट रहा है। और अगर मेरे को टैक्स पेयर्स का पैसा कहीं खर्च करना है तो मैं स्कॉलरशिप दूं, पेंशन दूं, महिलाओं गृहिणियों की जेब में कुछ पैसा डालूं, वो बेहतर है या लाखों करोड़ मैं कुछ उद्योगपतियों के माफ़ कर दूं पैसा? तो ये निर्णय मेरा है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो ये वेलफेयर अगर प्रोग्राम किसी की ज़रूरतमंद को हम देते हैं तो उसको उतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। हाँ, उसमें लीकेज ना हो, उसका मिसयूज़ ना हो, उसकी लोग उसको वेस्ट ना करें। लेकिन जो ज़रूरतमंद तबका है, अगर उसकी आर्थिक मदद हम करते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा बीजेपी करती है तो वो कहते हैं ये तो है वेलफेयर स्कीम। योगी क्या नाम, यूपी के जो मुख्यमंत्री करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम है, ये तो पुण्य कमा रहे हैं। और हम लोग को करते हैं वो तो आप रेवड़ी बांट रहे हो। तो ये तो दोहरा मापदंड है ना। और मैं मानता हूँ जितनी बड़ी इकोनॉमी बनती है, चाहे चीन है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, वहाँ पर सोशल वेलफेयर स्कीम ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वेल्दियर कंट्रीज कैन अफोर्ड टू पे मोर। अगर हमारे पास साधन नहीं है, आज से 25 साल पहले कोई सब्सिडी नहीं देते थे, पैसे नहीं थे सरकार। आज हमारे पास साधन है, तो पहला अधिकार किसका है? जो गरीबी रेखा के नीचे है या वो जो साल के 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ ये जो खाई बड़ी है अमीर गरीब की, ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले 10 सालों में इतने गैप बढ़ गया है, जो अमीर हैं इतने अमीर हो गए और गरीब इतने गरीब हो गए उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो उस गैप को टापना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, अभी तक तो देखिए पार्टीज जो हैं वो गैस का सिलेंडर या अलग अलग चीज़ें वो फ्री देने की बात कहती थी, गारंटी देती थी। मोदी जी ने तो कहा कि आपको पुण्य कमाने की गारंटी भी मिल रही है। आप मुझे वोट देते हैं, मैं राशन देता हूँ 80 करोड़ लोगों को, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद आपको मिलता है। मैं लोगों को पानी पिलाता हूँ, हर घर नल से योजना पहुँचाता हूँ, उसका आपको मिलेगा पुण्य। ये मैं जो होता है ना भाई, सरकार पब्लिक चुनती है, सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पॉलिसी होती है। और अगर आप सरकार का दायित्व होता है जन सेवा करना, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कल किसी की मदद कर रहे हैं तो किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। हमको चुनाव इसलिए गया है कि आप बिजली दो, सड़क दो, पानी दो, आर्थिक मदद दो, शिक्षा दो, छात्रवृत्ति दो, पेंशन दो। ये सरकार का काम है। सरकार का काम थोड़ा ना फाइल पे साइन करना है, भाषण देना। पब्लिक के जीवन को बेहतर बनाना, सुरक्षा देना, महिलाओं को संरक्षण देना, ये सब। अब इसमें आप कहो कि ये पुण्य का काम है, तो है भाई, जन सेवा तो पुण्य का काम है। लेकिन उसके नाम पर आप वोट मांगो तो अपनी परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगना चाहिए। एक विषय जो आपने भी उठाया विषय, वो भारतीय जनता पार्टी उठाती है भ्रष्टाचार का, जिस पर आपकी पार्टी कहती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग है। अब ये तो दो-धारी तलवार है भाई, एजेंसी है तो कार्रवाई किसी पर तो करेगी, फिर वो पार्टी चिल्लाएगी कि ये किस पे करेगी। आप आंकड़ा देख लीजिए, 95% छापे नोटिस ईडी के विपक्षी नेताओं में पड़े हैं, विपक्षी लोगों के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में भाजपा का कोई नेता, कोई अधिकारी, कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं हो? ऐसा संभव है क्या? और 95% जो अटैक हुआ है नोटिस का, रेड्स का, छापों का, वो तमाम विरोधी नेताओं के लोगों पे हुआ है। तो लोग समझ रहे हैं ना, ये मतलब देखो एक अति होती है। आप कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है? करप्शन को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? लेकिन एक तरफा कार्रवाई करना, और प्रमाण क्या निकलता है? जितने छापे पड़ते हैं
खबर बन गई, 2 दिन के बाद उसका तो हो गया चरित्रहनन व्यक्ति का, 1 महीने बाद कोई याद भी नहीं करता उसका परिणाम क्या हुआ, जांच में निकला क्या, उसमें कार्रवाई क्या हुई, उसका कन्विक्शन रेट क्या है। तो ये तो सिर्फ एक मीडिया में फियर और दहशत बनाना विरोधियों के मन में, इस प्रकार से इसका ओपन मिसयूज हो रहा है। देखो थोड़ा बहुत हो सकता है पहले कभी किसी ने किया हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल ओपन है, पब्लिक भी समझ गई है, पब्लिक बहुत समझदार है। अगर अब जैसे राजस्थान में ईडी ने कुछ छापे वापे मारे, सबको पता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम था। या मुख्यमंत्री के बेटे को समन किया या आप पीसीसी चीफ के घर पर छापे पड़े तो आप लोग कहेंगे कि वो मोटिवेटेड थे? तो 5 साल तक सब सो रहे थे। अगर आप पे प्रमाण थे तो मैंने तो कभी देखा नहीं ईडी ने कोई स्टेटमेंट इशू किया हो या कोई तथ्य आया हो सामने, खबर आ गई और खबर दब गई, और एक्शन ईडी लेती है और सफाई बीजेपी देती है। और ये चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हो रहा है। भाई आपको अगर करना था, कुछ आपके पास कुछ सबूत थे तो आप करो, कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने को। लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, वोटिंग से ठीक पहले, ये तो संयोग मुझे लगता नहीं है। जहां सबूत गवाह साहब सब पकड़े वहां भी आपने बोला मोटिवेटेड है। वो 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया कि ये चीफ मिनिस्टर के लिए था। जहां पे तथ्य है, प्रमाण है, सबूत, एविडेंस है, वहां तो कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है आपको करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ कार्रवाई एक तरफा हो या इलेक्शन के ठीक पहले हो या सिर्फ विपक्ष के लोगों के ऊपर हो। उससे लोगों के जहन में डाउट्स क्रिएट होते हैं कि ये निष्पक्ष कार्रवाई है कि नहीं है। 500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को पहुंचाया, ऐसा आरोप लगाया ईडी ने प्रेस रिलीज में जारी करके। आरोप लगाया है ना, आरोप लगाया, अब पड़ जाएंगे वोट 17 तारीख को, फिर देखते कब उसका आरोप का कब कोर्ट में जाता है, कब तथ्य निकल कर आते हैं। उनका तो काम है बस माहौल बनाना चुनाव से पहले। लेकिन ये जो एजेंसीज हैं, इसका दुरुपयोग मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, लेकिन देश में आम चर्चा ये है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये सारे सवाल अभी कानून मंत्री थे तो हमने उनसे पूछे और यही बात भी कही कि भाई लोग भी देखना चाहते हैं कि आप जिस पर आरोप लगाते हैं वो साबित भी होता है कि नहीं होता, कोई जांच सिरे तक पहुंचे। तो उन्होंने कहा देर लगती है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा का केस है, पुराना केस है, तो अभी भी एजेंसी काम कर रही है अपना, इसका मतलब थोड़ी कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। उनका कहना वक्त लगता है एजेंसीज के काम में। ये उनका कहना हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो पब्लिक का परसेप्शन है। अब पब्लिक परसेप्शन को तो मैं तो बदल सकता नहीं हूँ, तो सरकार ही अपना अगर काम ढंग से करेगी तो बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो लाल डायरी वाला मामला है, अब इस ये मोटिवेटेड है, परसेप्शनल की लड़ाई है, क्या है? क्योंकि वो मंत्री आपकी सरकार का थे, राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने कहा कि इसके अंदर अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के राज जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसको कैसे देखे जनता? तो ठीक है, उसका वो बार बार बोल रहे हैं, सामने ला रहे हैं, उस पर एक्शन लेने को कौन मना कर रहा है उसको? एक्शन तो लेना है राज्य की सरकार को। जो राज्य में आरोप लगेगा उसकी तो जांच राज्य की सरकार कराएगी। ये कैसे आप, अच्छा आपको लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो ऐसे हैं अपराध जो सिर्फ राज्य तक ही सीमित हैं? मतलब आप ये बड़ा कन्वीनियंटली इसको टर्न करना चाह रहे हो, क्योंकि वो बीजेपी शायद चाहती होगी इसको और तूल देते रहो और खबर बनती रहे। लेकिन ये देखो ऐसा है, ये सब बातें आप कर रहे हो चर्चा एक डिबेट के अंदर, पब्लिक में मैसेज साफ साफ है कि सारी सेंट्रल एजेंसीज का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। इसको आप एक्सेप्ट करो या मत करो, पब्लिक इस बात को मानती है। एक विषय जो आपने भी उठाया वो पेपर लीक का, एक गंभीर विषय इसलिए क्योंकि इससे लाखों लाख लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, खास करके नौजवान बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये हम देखते हैं एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में ऐसा एक साइकिल बनी हुई है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी के थमते नहीं थम रहा है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, आप भूल जाते हो। एमपी में मैंने एमपी बोला। देखिए ऐसा है, ये पेपर लीक जो है मैं इसको बहुत घिनौना अपराध मानता हूँ, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं अधिकांश लोग मध्यम वर्ग से हैं या गरीब तबके के बच्चे आते हैं। वो साल 2 साल तक अपना घर गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ट्यूशन कोचिंग लेते हैं, किताबों का खर्चा उठाते हैं और बहुत 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनकी मेहनत के बाद वो पेपर आउट हो जाता है और लीक होने के बाद कैंसिल हो जाता है, तो उनका पूरा पैसा भी गया, टाइम भी गया और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी उम्मीद बुझ जाती है, उसका मन में विश्वास खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ किसी को भी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो। और अगर किसी पे प्रमाण है तो पकड़े जाने चाहिए। इसलिए मैंने भी कहा कि हमारा प्रदेश हो कहीं और हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, कुछ संतोष इस बात का है कि राजस्थान में हमारी पार्टी के कहने के बाद एक नया कानून बना है कि पेपर लीक में कोई अगर इन्वॉल्व होगा तो उसी सज़ा का जो दायरा है उसको बढ़ा के उम्र कैद कर दिया है। ये राज्य पहला है पूरे देश में जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक हमने प्रोविजन रखा है, ताकि एक डेटरमेंट तो बने, लोग इसको हमको आगे ना करें। भाई अपराध बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पेपर लीक से मैं समझता हूँ युवाओं के भविष्य की उम्मीदों को धराशायी करने का ये
अधिकार किसी को नहीं दे सकते, सख्त कार्रवाई करनी जानी चाहिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो। और अगर किसी के पास कोई प्रमाण है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अधिकारी हो, नेता, कोई भी हो, उसका उदाहरण बनाया जाना चाहिए कि इस प्रकार के काम आप नहीं कर सकते। 2018 में जब परंपरा भी साथ थी, सचिन पायलट पार्टी के मुखिया भी थे प्रदेश में, तब आप एक नंबर से चूक गए थे शतक लगाने से, 99 पर आप लोग रह गए थे। इस बार आप कहते हैं परंपरा टूटेगी, तो कितनी उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी की? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन हम अच्छा बहुमत हमको मिलेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन जो 4-5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ सब जगह माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी, आप आए थैंक हमारे यू, मंच पर। बहुत शुक्रिया।